वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 5 मई 2025 और 5 मई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। अंगोला के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे और ब्रिटेन की एथेल कैटरहम दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बनी हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने यानी कि 3 मई को जो हमने करंट पढ़ा उसको अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश। एशियन गेम्स 2026 जो जापान के आइची और नागोया प्रांत में आयोजित होंगे, इनके अंदर कौन सा नया खेल पहली बार शामिल किया गया? मिक्सड मार्शल आर्ट्स को। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा किस भारतीय सैन्य बल की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी? तो भारतीय नौसेना में। केयर एज की 2025 की राज्य रैंकिंग में मार्ग प्रदर्शन के आधार पर कौन से 3 राज्य सबसे टॉप पर हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोडो समुदाय के महान नेता बोडोभा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि पर उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? नई दिल्ली। 2024-25 प्रीमियर लीग सीजन में लिवरपूल ने कौन सी टीम को हराकर अपना 20वां टॉप डिवीजन खिताब जीता? तो टॉटनहैम हॉटस्पर को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2025 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक ऋण से जीडीपी अनुपात वाला देश बना? सूडान। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपड़ी के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य व्यय कितना रहा? 2.718 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ये कल हमने संडे था तभी आपने रिवाइज कर लिया और परसों हमने करंट की क्लास के अंदर ये क्वेश्चन पढ़े थे। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 5 मई 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास और ये अपनी वार्षिक करंट की 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। वीकली टेस्ट जो कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको मिल जाएगा और मंथली टेस्ट अप्रैल महीने का मिल गया। पीडीएफ भी आपको आज अप्रैल महीने की मिल जाएगी। तो यूट्यूब पर मैंने पूरे अप्रैल महीने की क्लास आपको दे दी है और पीडीएफ आज आपको ऐप के अंदर पूरे फैक्ट के साथ मिल जाएगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास बिना वक्त ज़ाया किए, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास सिर्फ अपनी करंट के अंदर सिर्फ फोकस रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई है? यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो अपने कब बनाते हैं? 3 मई को। कब बनाते हैं? 3 मई को बनाते हैं। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। तो अब की बार भारत की 2025 के अंदर कुछ रैंक के अंदर सुधार हुआ है। तो अब भारत है 151वें स्थान पर। कौन सी रैंक प्राप्त हुई है भारत को? 151वीं रैंक प्राप्त हुई है। पिछले 2024 के अंदर भारत था 159वें स्थान पर और अब की बार भारत आ गया 151वीं रैंक भारत ने प्राप्त करी है। देखो, सबसे पहला आपको याद रखना है जारी करने वाला संगठन कौन सा है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक पेरिस के अंदर एक संस्था है, वो जारी करती है। रैंकिंग में कुल देश 180 देश शामिल किए गए इसके अंदर, जिसमें भारत की 151वीं रैंक रही है। टोटल 180 देशों के अंदर भारत 151वीं रैंक और 2024 के अंदर बात करें तो 159वीं रैंक, यानी कि 8 स्थानों का सुधार हुआ है भारत की रैंक के अंदर। सबसे टॉप पर है नार्वे। लगातार कई वर्षों से नार्वे टॉप पे रह रहा है। और निचला स्थान किसका है? इरिट्रिया का। पत्रकारिता की स्वतंत्रता की सबसे खराब सूची के अंदर इरिट्रिया है, वो सबसे निचले स्थान पर, यानी कि 180वें स्थान पे है इरिट्रिया। अब आपको इसमें 3 चीज़ें याद करनी। पहली चीज़ है कि भारत की रैंक कौन सी है? 151वीं। दूसरी चीज़, सबसे पहले स्थान पे कौन है? नार्वे। और तीसरी चीज़ है कि इसको जारी कौन करता है?
तो ये संस्था है वो जारी करती है ना, उसका नाम आपको अच्छे तरीके से याद करना है। तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। और 3 मई को अपने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से बनाते हैं। हाल ही में बैडमिंटन की किस पुरुष युगल जोड़ी को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये आप सोच रहे होंगे सर ये 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब क्यों करवा रहे हो, क्योंकि 2023 के अंदर ये 2 खिलाड़ी थे। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इनके नाम है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये दोनों के दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इनको 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, लेकिन पुरस्कार मिला इनको अब है। पुरस्कार 2023 में घोषणा हुई थी लेकिन दिया अब गया गया। जो अपने खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा खेल पुरस्कार इनको अब दिया गया है। और 2024 में तो आपको पता ही है अभी जो है 4 खिलाड़ियों को 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है दिया गया था। 2023 में इन दोनों को ही मिला था। तो पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। प्राप्तकर्ता भारतीय बैडमिंटन युगल जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, क्योंकि इन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग के अंदर सबसे नंबर 1 एक स्थान हासिल किया। और हांगजो एशियाई खेलों 2023 के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और पुरस्कार प्रदान करने वाले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये 2023 के अंदर इन दोनों को घोषणा तो हो चुकी थी, लेकिन अब देखो इनको अब पुरस्कार ये मेजर ध्यानचंद दोनों खिलाड़ियों को दिया गया, इसलिए दोनों की दोनों थोड़े चर्चा में है, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया दोबारा। अंगोला के राष्ट्रपति कितने वर्षों के बाद भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं? ये देखो आपके सामने, इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए और अब देखो अंगोला के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कितने वर्षों बाद? 38 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर डी, 38 वर्षों के बाद भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कौन है? अंगोला के राष्ट्रपति। ये देखो आपके सामने, और इनके सामने हमारे मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू इनके साथ खड़े हैं। देखो यात्रा, अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाक्लेव लोरेंको भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। देखो इनके उपराष्ट्रपति वगैरह आते रहते हैं, राष्ट्रपति आते रहते हैं, तो इनके नाम तो आपको पता है अजीबो अजीब है। ऐसे नाम तो अजीब से ही लगेंगे, क्योंकि अपने पहली बार पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगता है। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकालेवेस लोरेंको, और उन्हें सलामी 21 तोपों की सलामी और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। मेजबान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। और यह राष्ट्रपति लोरेंको की भारत की पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा रही है। तो 38 वर्षों बाद उन्होंने भारत की राजकीय यात्रा पर रहे और अंगोला के राष्ट्रपति की यात्रा 38 वर्षों के बाद में हुई है। तो ये 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर रहे थे अंगोला के राष्ट्रपति। भारत सरकार का कौन सा विभाग डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाना है? तो इसको याद रखना भी, कौन सा विभाग है, कौन सा पोर्टल है? डिपो दर्पण पोर्टल, ठीक है। और ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है जिसका उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक और प्रभावशाली बनाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो मंत्रालय है, वो विभाग है, वो डिपो दर्पण पोर्टल लॉन्च करने वाला है। कौन सा विभाग? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। देखो लॉन्च करने वाला विभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार ये लॉन्च करेगा डिपो दर्पण पोर्टल। उद्देश्य भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक और प्रभावशाली बनाना, ये उद्देश्य है। मुख्य विशेषता देश भर के खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करना, यानी कि देश भर के जो खाद्य भंडारण के जो डिपो है ना बड़े बड़े, उनकी वास्तविक समय पर निगरानी करना। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा वितरण विभाग है वो डिपो दर्पण पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। तो पोर्टल का नाम याद रखना, डिपो दर्पण पोर्टल, याद रखना बढ़िया तरीके से। निम्नलिखित में से हाल ही में फोर्ब्स इंडिया की डब्ल्यू पावर 2025 सूची में IMF की प्रथम उप प्रबंधन निदेशक के रूप में शामिल की गई है। अब ये अभी कोई संस्था रिपोर्ट है जो फोर्ब्स इंडिया है, उसने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। डब्ल्यू यानी कि वुमेन पावर, महिलाओं की पावर 2025 की सूची में कौन कौन सी महिलाएं शामिल हुई है।
तो इसके अंदर एक IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुई है। कौन है? तो ये हुई है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन नंबर बी, ये है IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक है गीता गोपीनाथ है, वो इसके अंदर शामिल है हुई है। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, अब देखो उनके नाम आपके सामने। ये देखो पूरी सूची है फोर्ब्स इंडिया की W पावर 2025 सूची, यानी कि महिलाओं की पावर के अंदर कौन कौन सी महिलाएं शामिल है वो है उनकी सूची। इनमें देखो कला जो खेल खिलाड़ी है वो भी शामिल है, कोई आपको पता है इसके अलावा और भी है वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो गीता गोपीनाथ इसके अंदर शामिल है। प्रथम उप निदेशक, प्रथम उप प्रबंध निदेशक IMF लीना नायर, ये है वैश्विक है CO चैनल की। और स्मृति मंदाना, PV सिंधु, मनु भाकर, ये है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। पायल कपाड़िया पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता। और डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, ये निदेशक है निमहांस की। तो ये इतनी महिलाएं इसके अंदर शामिल है। रोहिणी अय्यर PR और मार्केटिंग उद्यमी की। शेफाली गोराडिया चेयरपर्सन है डेलोइट साउथ एशिया की। और विशाखा मुल्ले, ये CEO है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की। तो ये इतनी महिलाएं वगैरह वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो स्मृति, तो इसको सारे के सारे जो नाम मैंने बताए हैं उनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। ब्राजील की 116 वर्षीय नन इनाहे कनाबारो लुकास के निधन के बाद दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? ये देखो आपके सामने, ये तो हाल ही में जीवित महिला है, लेकिन ब्राजील की एक महिला थी 116 वर्षीय नन इनाहे कनाबारो लुकास, इनका निधन हो गया। तो उनके बाद में अब सबसे उम्रदराज महिला कौन बन चुकी है? वो बन गई एथेल कैटरहम। कौन बन गई? कैटरहम, एथेल कैटरहम, ये ब्रिटेन की है। ये इसके बाद में ये सबसे उम्रदराज जीवित महिला बन चुकी है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो निधन ब्राजील की नन इनाहे कनाबारो लुकास का निधन 116 वर्ष की उम्र में हुआ है। नवीनतम सबसे उम्रदराज महिला कौन है? इनके निधन के बाद, यानी कि सबसे पहले तो ये थी 116 वर्ष की ब्राजील की कनाबारो, लेकिन इनके निधन के बाद अब ब्रिटेन की एथेल कैटरहम है, वो दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला बन चुकी है। यानी कि उसके बाद में ये सबसे उम्रदराज जीवित महिला है और उनकी उम्र है 115 वर्ष 253 दिन। तो एथेल की उम्र है, एथेल कैटरहम की उम्र 115 वर्ष और 253 दिन। क्योंकि ये चर्चा महिलाएं में है, चर्चित महिलाओं के अंदर ये क्वेश्चन बनता है और इनको बढ़िया तरीके से याद करना है। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने जहाज निर्माण, मरम्मत और जहाजों के पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी है? भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने जहाज निर्माण, मरम्मत और जहाजों के पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी? तो वो दी है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने दी है? महाराष्ट्र। बस इतना याद ही रखना है कि महाराष्ट्र ने जहाज निर्माण, मरम्मत और जहाजों के पुनर्चक्रण नीति साल 2025 को मंजूरी दे दी और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। इसलिए महत्वपूर्ण बन गया कि ऐसा देश का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने जहाजों के निर्माण, मरम्मत और जहाजों के पुनर्चक्रण नीति साल 2025 को मंजूरी दी है। तो कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में हुई नीलामी में नागपुर भोंसले वंश के संस्थापक रघुजी भोंसले की ऐतिहासिक तलवार 47.15 लाख रुपए के अंदर खरीदी गई है। अब महाराष्ट्र की सरकार ने लंदन के अंदर एक नीलामी हुई है, तो वहाँ पे क्या है, नागपुर भोंसले वंश के संस्थापक थे रघुजी भोंसले, उनकी ऐतिहासिक तलवार है ना 47.15 लाख रुपए के अंदर खरीदी गई है, ये याद रखना। दूसरा है अमितेश कुमार सिंह को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया है। जो अमितेश कुमार सिंह है उनको इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया। ये दोनों के दोनों बढ़िया तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, ये देखो कल मैंने वीकली क्लास आपको दे दी संडे के दिन, और ये देखो अप्रैल महीने की पूरी मैंने आपको पूरे बढ़िया तरीके से मैंने क्लास आपको मैंने दे दी है। तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेस के नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप ये टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, वर्ष 2024-25 में वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि के दौरान भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? तो इसके अंदर भारत का स्थान है 5वां। कौन सा स्थान है? 5वां। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए थे, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया? राजीव रंजन वर्मा, आलोक जोशी, जनरल AK सिंह या एयर मार्शल PM सिन्हा? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो अपनी यस्टरडेज पॉलिटिकल में क्या थी, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। याद रखना सुकुमार सेन। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? तो निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन ये सूचना प्रदान की जाती है। अभी नए चुनाव करवाए जाएंगे। और निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम कब बहुसदस्यीय बनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1989 को। ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न है एग्जाम के अंदर, आप देख सकते हो आप किस प्रकार की पॉलिटिकल की क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट डोज, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? और सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 ईस्वी में किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था? यानी कि 20 जुलाई 1951 के अंदर किस राज्य के अंदर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था? ये पॉलिटिकल का नेक्स्ट डोज के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बढ़िया तरीके से आपको मैं लगातार दे रहा हूँ, तो आप पूरी लगन के साथ कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर। और ये 15 प्रैक्टिस सेटों की टेस्ट पेपर चल रहे हैं, जिसमें 4 टेस्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक की मात्र 50 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। भारत राजस्थान की स्पेशल ले सकते हो, और ये करंट की बुक उपलब्ध है ही। और ये मिशन 1.0 ये भी करंट की बुक उपलब्ध है। और इसके अलावा 2.0 बुक ही अपनी जल्द आ रही है, लगभग 5 से 6 मई के बाद। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, उसका भी अध्ययन आप जरूर कर लेना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।